तो आज मैं आ गया हूँ हिमालय की गोद में बसा हुआ श्री केदारनाथ मंदिर। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, 4 धामों में से और 5 केदारों में से एक केदार, जिसका नाम है श्री केदारनाथ मंदिर। अगर आप केदारनाथ जी बाय ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको हरिद्वार का मिलेगा, और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में स्थित है, यहाँ पे आपको लैंड करना है। देहरादून और हरिद्वार से आगे आपको बढ़ते हुए ऋषिकेश आना है, और फिर यहीं से गंगा जी की तंग घाटियों से होते हुए देवप्रयाग और श्रीनगर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल जो कि है रुद्रप्रयाग, आप इसे क्रॉस करेंगे और इसी के बाद आप ऊपर चढ़ते हुए आएंगे गुप्त काशी में। इसके बाद आखिरी पड़ाव आपको जहाँ पे अपना ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट पार्क करना है वो होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आगे 6 किलोमीटर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में गौरीकुंड तक सफर करेंगे, और फिर यहीं गौरीकुंड से आपका शुरू होगा 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। बीच में आपको चलते हुए मिलेगा भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली, और फिर स्वागत है आपका इस सुंदर सी घाटी के मंदिर के प्रांगण में श्री केदारनाथ। जय हो श्री केदारनाथ। 22,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये केदारनाथ शिखर है, जो कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बसा हुआ है। इसके बाएं ओर खर्च कुंड और दाएं ओर भरत कुंड शिखर मौजूद है। केदारनाथ की एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने यहीं पे भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद और उन्हीं की आग्रह पर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर स्वयंभू रूपी शिवलिंग के तौर पर विराजमान हुए थे। एक दूसरी कथा भी केदारनाथ जी को लेकर प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को भ्रातृ हत्या का पाप का दुख था, जो कि परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप माना जाता है। इसी पाप से मुक्त होने के लिए पांडव पहले तो भोलेनाथ को ढूंढते हुए काशी पहुंचे, और जब उन्हें काशी में भोलेनाथ नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते वे इस केदार घाटी में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की और उनके दर्शन प्राप्त किए, और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही वे अपने पापों से भी मुक्त हुए। कहते हैं ये पीठनुमा आकृति शिवलिंग उन्हीं के वक्त की है, और द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्ति भी इस केदारनाथ के प्रांगण में मौजूद है। केदारनाथ मंदिर की 2013 की आपदा और त्रासदी के अलावा क्या आप एक बात और जानते हैं? केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी जो शायद ही आप लोगों को पता होगी, मैं आपको बताने वाला। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल सर्वे के प्रोफेसर विजय जोशी जी बताते हैं कि सन 1300 से लेकर 1700 की सदी के बीच में इस केदार घाटी में 400 साल तक हिमयुग आया था, जिसके कारण मंदिर और पूरी घाटी 400 साल तक बर्फ के नीचे दबी हुई थी। उनके अनुसार इस बात के सबूत मंदिर की बाहर और अंदर की दीवारों पे समय के अनुसार पड़ी बर्फ की घर्षण की रगड़ के कारण जो निशान है उससे मिलते हैं। चलिए अब हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल ज्ञान के बाद जानते हैं कैसे आप श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। क्या क्या व्यवस्था आपके लिए राज्य सरकारों ने आपको दर्शन आसान बनाने के लिए और आपकी ट्रैकिंग को इजी बनाने के लिए रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए मेरे साथ। जय हो श्री केदार। सो फाइनली हम लोगों ने अपना जो है ट्रिप शुरू कर दिया है। हम लोग जो है केदारनाथ की तरफ निकल गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है चाहे तो आप किसी भी राज्य सरकार की बस परिवहन निगम में आ सकते हैं, या फिर अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ सकते हैं।
खैर हमारे पास तो अपना प्राइवेट जो है अपना स्कूटी है, अपना 2 व्हीलर है जिसको लेके हम चले हैं। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि आजकल बिल्कुल यात्रा सीज़न है और यात्रा सीज़न में ट्रैफिक एकदम खचाखच भरा हुआ है। बस और 4 व्हीलर की जितनी भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितना ज़्यादा रश है और घंटों घंटों तक का जाम लग जाता है। इसलिए हम लोग अपनी प्राइवेट स्कूटर लेके निकले हैं। आप लोग चाहें तो ऋषिकेश से या देहरादून से हायर कर सकते हैं अपना ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का जरिया। और अभी मैं आपको प्रेजेंटली बता दूं जहाँ पे मैं ये है माता धारी देवी जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर की भी बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। अभी यहाँ से जो है श्रीनगर से हमको केदारनाथ की डिस्टेंस जो है लगभग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास हमें जो है गौरीकुंड तक और उसके बाद लगभग 14 से 18 किलोमीटर पैदल चलना है केदारनाथ जी की चढ़ाई के लिए। तो हम अभी रास्ते उसी के लिए लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा है। ये टॉप एकदम पीक यात्रा सीजन है और इस टाइम पे जो है लोग बहुत ज़्यादा अपना देख भी रहे हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सामने पे जो आप देख रहे हैं वो गांव उखीमठ गांव है जो इस रास्ते के एकदम ऑपोजिट में पड़ता है। अब इस रास्ते से होते हुए हम जो है गुप्त काशी पहुंचने वाले हैं और क्योंकि बारिश भी ज़्यादा बढ़ रही है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हम फटाफट से सोनप्रयाग में अपना टेंट लगाकर और खाना खाकर आज की रात बिताने वाले हैं। तो मेरे दोस्त चाय बन रही है सुबह सुबह की। इट्स बीन 7 o'clock ऑफ द मॉर्निंग। 1 घंटा हो गया हमें उठे हुए और हमारे ऊपर से बिल्कुल भंवरों की तरह हेलीकॉप्टर जिस स्पीड से निकल रहे हैं जितने भंवरों के छत्तों में गुच्छों में नहीं होते उतने ज़्यादा यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। सुबह सुबह इनकी आवाज़ से हम लोग उठ गए और बहुत 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 प्यारा सनराइज़ हुआ है उस साइड से, जब वो साइड। और हमारे नीचे जो है वो है सोनप्रयाग, रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग। ये जो जगहें हैं ये एक्चुअली आपके पार्किंग वगैरह के लिए जो है निर्धारित की गई हैं। तो आपका कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर आपके पास है तो वो एज एन पार्किंग लास्ट डेस्टिनेशन स्पॉट यहीं लगता है। इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट से अगले 6 किलोमीटर के लिए गौरीकुंड जाया जाता है और फिर वहाँ से केदारनाथ जी की चढ़ाई शुरू होती है। तो अभी हम लोगों की चाय बन रही है और हम लोग इसके बाद चाय पीने के बाद निकल पड़ेंगे अपने सफ़र के लिए। ये सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया है। पार्किंग जोन आपको सोनप्रयाग से पहले सीतापुर, रामपुर भी एक जगह आती है 100-200 मीटर पहले ही, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोनप्रयाग जो लास्ट पड़ाव है केदारनाथ यात्रा तक के लिए वो सोनप्रयाग का है। आपकी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आप पार करेंगे। आपकी बाइक, 2 व्हीलर, ये मल्टी स्टोरी लगभग 3 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, फिर उसके बाद छत तक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है। और इसके बाद जो है आप लोग शुरू करते हैं वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट आपके लिए जो है अवेलेबल कराया जाता है। आप लोकल ट्रांसपोर्ट के को पकड़ते हुए 6 किलोमीटर आगे तक जो है गौरीकुंड तक लोकल ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद आप जो है गौरीकुंड से सफ़र अपना शुरू करेंगे केदारनाथ जी के लिए। हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी है और अब हम जा रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट से गौरीकुंड की तरफ और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह और अपनी जो है मेडिकल चेकअप्स वगैरह अगर किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है तो अब हम आगे देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द काउंटर। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है आगे बढ़ने से पहले। सी एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर देयर नंबर। तो अब हम आ गए हैं गौरीकुंड और यहीं से शुरू होगी हमारी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा।
ये गौरीकुंड बाज़ार है, जो कि एक छोटा बाज़ार है, पर आपको आपकी यहाँ ज़रूरत की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाती हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट के खाने पीने के आइटम से लेकर आपको हेयर कट जैसी बार्बर शॉप भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ गौरीकुंड में माता गौरा का भी एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पे कहते हैं कि भक्त अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक डुबकी जरूर लगाते हैं। बाजी ऊपर तक चढ़ा दोगे? क्या बात है, वायरल हो रखे हो आप तो। पूरी दुनिया आजकल आप ही को देख रही है। मंदिर कपाट खुलने के शुरुआती इस दौर में यात्रियों की संख्या उम्मीद से कई ज़्यादा आ चुकी है। इसीलिए अगर आप केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अगस्त से और नवंबर तक के बीच में करिए, क्योंकि आजकल आपको रहने की मुश्किलों के साथ साथ खाने पीने के आइटम्स तक में दाम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सोलह किलोमीटर की ये यात्रा आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देगी। हर जगह सुंदर सुंदर पानी के झरने, जीव जंतु, हरे भरे जंगल, यात्रा में चलते हुए हजारों श्रद्धालु, घोड़े खच्चरों का मेला और साथ ही साथ हवा में भंवरों की तरह मंडराते हुए चौपरों की आवाज़ आपको रुकने नहीं देगी। सरकार ने भी अपनी तरफ से आपकी ये यात्रा आसान बनाने के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ आपके लिए उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि हर जगह आपको पानी पीने के स्रोत मिलते रहेंगे। खाने पीने के स्टॉल भी आपको जगह जगह पर हर 100 से 200 मीटर के बीच में मिलते रहेंगे। जगह जगह में पब्लिक टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज़ आपको मौजूद मिलती रहेगी और मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको हर 300 से 500 मीटर के बीच में अवेलेबल इमरजेंसी कंडीशन के लिए मिलती रहेगी। ऊपर चढ़ने से पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी हार्ट या सांस की प्रॉब्लम को न फेस कर रहे हों। अगर ऐसा है तो आपको ये यात्रा मुश्किल दे सकती है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के साथ साथ हवा और पतली होती जाती है। कम से कम 2 या 4 लोगों के ग्रुप में ही आप अपना ये ट्रैक शुरू करें। अपने इस ट्रैक को ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप चाहें तो 3 से 5 हज़ार तक के बीच में आप अपने लिए घोड़ा भी बुक करा सकते हैं। बुज़ुर्ग लोगों के लिए 6 से 12 हज़ार तक की कॉस्ट में आप 4 लोगों की पालकी भी बुक करा सकते हैं। अपने सामान या छोटे बच्चों के लिए आप सिंगल पर्सन कंडी भी यूज़ में ला सकते हैं, जो आपको लगभग 3 से 5 हज़ार की कॉस्ट में मिल जाएगी। ज़्यादा कंफर्ट के लिए आप 5 हज़ार में चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको गो एंड फ्रो टोटल लगभग 8 हज़ार तक मिल जाएगा। और अगर आप सबसे सस्ती यात्रा करने का ऑप्शन मुझसे पूछें तो मैं आपको बोलूँगा आप पैदल यात्रा करें। यकीन मानिए ये आपको ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा मज़ा देने वाला रहेगा। भाई ये पुराना रामबाड़ा था ना यहाँ पे पहले? हाँ, यही रामबाड़ा था पहले। कहाँ पे? यहाँ पूरा मार्केट था, यहाँ से ऊपर ऊपर उस चट्टान तो दिखाई अभी दे कहाँ रही। शिफ्ट किया है इन्होंने? भाई अभी तो ऐसा ही हो रहा है, सेपरी जो हो रहा बना है ये क्या है? है भाई, वो लेन चूल्हे है ऊपर। अच्छा, तो रामबाड़ा मतलब ये सारा लगभग खत्म ही हो गया लगभग। हाँ, पूरा इतना ही। खत्म ही हुआ यार। अच्छा ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है यार? प्रदीप राणा। प्रदीप राणा। कितना टाइम हो गया प्रदीप भाई यहाँ? हो गए 8-10 साल तो हो गए भैया। चलो ठीक है यार, बढ़िया है। बम बम। सामने जो आपको कस्बा दिख रहा है ये है रामबाड़ा। किसी ज़माने में 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा केदारनाथ का एक मुख्य पड़ाव के केंद्र में जाना जाता था। ये एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा सा एक कस्बा हुआ करता था, पर 2013 की आपदा के बाद इस पूरी जगह को आपदा अपने साथ जो है बहाते हुए ले गई और ये
बड़ा सा कस्बा जो यात्रियों के ठहरने का एक मुख्य पड़ा हुआ करता था, आज वो छोटा सा रह गया है। आज 2013 की आपदा के बाद रास्ता जो है इस मंदाकिनी नदी के दाहिने हाथ की तरफ कर दिया गया है। ऊपर केदारनाथ की तरफ अगर आप चढ़ेंगे तो ये दाहिने हाथ की तरफ आपको मिलेगा। और अगर 2013 की आपदा से पहले की बात करें तो ये पुराना रास्ता हुआ करता था, जो किसी ज़माने में यात्रियों के आवागमन के लिए ये रास्ता मंदाकिनी नदी के बाएं हाथ से चलता था। पर आप देख सकते हैं आपदा के बाद ये पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है और इसको बाएं तरफ ना देके इस मंदाकिनी नदी की दाएं तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार शिव भगवान 12 जगहों में प्रकट हुए। उन्हीं स्थानों में शिव भगवान को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक केदारनाथ भी है। यह 4 धाम और 5 केदारों में भी एक है। 5 केदारों में केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है। केदारनाथ मंदिर भारत में उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसे ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अप्रैल से नवंबर तक के बीच 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बनाया गया है, जिसका उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर का कुंड है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए भाई? यूपी से ऑल द वे नीचे से साइकिल चलाते हुए? हाँ सर। क्या बात है यार, क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है। नीलेश यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑन अ ट्रिप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। केदारनाथ मंदिर को 1000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव पांडवों के राजा जन्मेजय ने रखी थी। वहीं ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार 10वीं सदी के शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था।
मंदिर के बाहर नंदी बैल भगवान शिव के वाहक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 187 फीट है, जो कि 6 फीट ऊंचे चबूतरे में बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी कत्यूरी शैली के बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं, जिनमें की इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस मंदिर की मजबूती को और बढ़ा देती हैं। शायद यही कारण है 2013 में आई हुई आपदा में ये मंदिर आसानी से पूरे आपदा को झेल गया। एक दूसरा कारण मंदिर को आपदा से बचाने का ये भी है कि कहा जाता है इस मंदिर के पीछे ये जो शिला आप देख रहे हैं, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि बहाव में बहते बहते ये मंदिर के पीछे आकर कुछ दूरी पर विराजमान हो गई, जिसके कारण मंदिर में आता हुआ पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर का परिसर पानी के बहाव से बच गया। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी की शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 1820 की ईस्वी में केदारनाथ के समीप ही गुरु शंकराचार्य जी की मृत्यु हुई और मंदिर के पिछले भाग में ही उनकी समाधि भी रखी गई है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अगन संक्रांति के निकट बलराज की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भैया दूज की सुबह 4 बजे श्री केदारनाथ जी को घृत कमल और कपड़ों की समाधि के साथ कपाट बंद कर दिए जाते हैं और केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखिमठ लाया जाता है। बोलिए श्री केदारनाथ महाराज की जय। हर महादेव। इन सभी चीजों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रह जाती है, उस चीज का आपको विशेष करके ध्यान देना है, वो ये है कि आप अपने आप भी और अपने साथ आए हुए हर उस ट्रैवलर को ये जरूर समझाएं कि कूड़ा इस पूरे 16 किलोमीटर के ट्रैक में कहीं पे भी ना फैलाएं। हिमालय एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे आपका फैलाया हुआ कूड़ा कल आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान भर को ही प्रॉब्लम देगा। सो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, आप बिल्कुल घूमने आइए, एक जिम्मेदार ट्रैवलर बनिए, आप बच्चों को घुमाने लाइए, आप दर्शन करने आइए, आप अपने हिसाब से जैसे आपकी श्रद्धा भाव है वैसे आप इस जगह में घूमिए, जितने दिन रहना रहिए। बट कोई भी खाने पीने से लेकर प्लास्टिक से लेकर कोई भी कूड़ा आप इस पूरे परिसर में बिल्कुल ना फैलाएं और एक जिम्मेदार ट्रैवलर के नाते यहाँ पे हंसी हंसी खेलते खेलते आप आएँ और हंसी हंसी जिम्मेदारी के साथ खेलते खेलते आप वापस जाएं।